गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मनुस्मृति के अगले बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय है मनुस्मृति में उल्लेखित परराष्ट्र संबंध। परराष्ट्र संबंध का अर्थ है अपने राज्य का अन्य राज्यों के साथ संबंधों के स्वरूप का अध्ययन। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि राज्यों के आपसी संबंध किन नियमों पर आधारित हैं। आधुनिक भाषा में हम परराष्ट्र संबंध को अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं विदेश नीति से संबंधित विवरण मान सकते हैं। परराष्ट्र संबंधों की दृष्टि से मनु ने निम्नलिखित तथ्यों पर बल दिया है। मनुस्मृति में परराष्ट्र संबंधों के संदर्भ में दो प्रकार के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जिसे हम क्रमशः सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप में देखते हैं। सैद्धांतिक रूप में उसने दो प्रकार की नीतियों का प्रतिपादन किया है। पहला है मंडल सिद्धांत नीति और दूसरा है षाटगुण्य नीति। मंडल सिद्धांत मनु ने राजाओं के आपसी संबंधों की दृष्टि से चार प्रकार के राज्यों की कल्पना की है। इन चारों प्रकार के राज्यों को मिलाकर राज्य मंडल कहा जाता है। ये राज्य शत्रु राज्य, मित्र राज्य, मध्यम राज्य और उदासीन राज्य के रूप में जाने जाते हैं। वस्तुतः ये चारों एक अन्य राज्य के संदर्भ में मनुस्मृति में बताए गए हैं और मनु ने इस राज्य को विजिगीषु राजा का राज्य कहा है। विजिगीषु राजा वह होता है जो शक्तिशाली है और अन्य राज्यों को जीतकर अपने राज्य की सीमा एवं प्रभाव में वृद्धि करना चाहता है। जो राज्य विजिगीषु राजा के इस कार्य में बाधा डालता है उसे मनु ने शत्रु राज्य कहा है। इस प्रकार शत्रु राज्य की सीमा जिस राज्य के साथ मिलती है वह विजिगीषु राज्य का मित्र राज्य कहलाता है। इसके अतिरिक्त जिस राज्य की सीमा विजिगीषु से नहीं मिलती वह उदासीन राज्य कहलाता है और मध्यम राज्य ऐसा राज्य होता है जो मौका आने पर विजिगीषु राज्य अथवा शत्रु राज्य का साथ दे सकता है और इस प्रकार एक पक्ष की विजय तथा दूसरे पक्ष की हार में सहायक होता है। उपरोक्त मंडल सिद्धांत के माध्यम से राज्यों के बीच शक्ति संतुलन की राजनीति का सिद्धांत प्रतिपादित होता है। दूसरा सिद्धांत षाटगुण्य नीति। इसके अंतर्गत राज्यों के आपसी व्यवहार हेतु 6 प्रकार की नीतियों या नियमों का उल्लेख किया गया है। मनु के अनुसार ये 6 नीतियां हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैधी भाव। संधि का उल्लेख करते हुए मनु ने समान संधि और असमान संधि का उल्लेख किया है। समान संधि के अंतर्गत बराबर शक्ति वाले राज्यों के बीच और असमान शक्ति के अंतर्गत एक राज्य शक्तिशाली और दूसरा कम शक्तिशाली, इनके बीच भी समय और परिस्थिति काल को देखते हुए संधि एक बहुत अच्छी नीति साबित होती है विजय की इच्छा रखने वाले राज्य के लिए। विग्रह के अंतर्गत चढ़ाई करना, दो राज्यों में फूट डालना और अपना विजय स्थापित करना। यान का अर्थ है आक्रमण करना। आसन का अर्थ है आक्रमण की परिस्थिति आने तक शांत लेकिन कूटनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ होने का राज्य के द्वारा प्रयास करना। संशय की नीति के तहत जब राजा को ऐसा लगे कि मेरी हार दिखाई हो रही है तो अपने से सुदृढ़ राजा की शरण में चले जाना। और इसी प्रकार द्वैधी भाव के अंतर्गत एक ही समय में दो प्रकार की नीतियों को अपनाना, किसी राज्य के साथ संधि करना, किसी के साथ में आक्रमण करना, या जब युद्ध चल रहा हो तो सेना को दो भाग में विभाजित करके एक भाग को सुरक्षित रखना और दूसरे भाग को युद्ध क्षेत्र में भेजना
यह द्वैधी भाव की नीति कहलाती है। जब यह सैद्धांतिक नीतियां चल रही होती हैं तो विजिगीषु राजा परराष्ट्र संबंधों के तहत नीति के 4 उपायों का भी उपयोग करता है जो उसके लिए उचित भी होता है, जैसा मनुस्मृति में उल्लेख किया जाता है। इसे साम दाम दंड भेद की नीति के रूप में माना जाता है। साम का अर्थ है झूठा प्रेम प्रदर्शन दिखावा करना शत्रु राज्य के प्रति। दाम का अर्थ है धन का लालच देना और शत्रु राज्य को अपने पक्ष में मिलाना। दंड का अर्थ है कि शत्रु राज्य के विरुद्ध आक्रमणकारी नीति का प्रयोग करना। और भेद का अर्थ है शत्रु राज्य के विभिन्न मित्रों के बीच पारस्परिक फूट डालकर और अपनी विजय को स्थापित करने की कोशिश करना। उपरोक्त उपायों का प्रयोग करते वक्त मनुस्मृति ने दूत एवं गुप्तचर व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। दूत जो राजा के आंख का नाक बनकर अपने राजा की विजय की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए शत्रु राज्य में भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त गुप्त रूप से सूचनाएं एकत्रित करना, अपने राजा को देना और अपने राज्य को सुदृढ़ करने की नीति के तहत गुप्तचरों का भी उल्लेख मनुस्मृति करती है, जिनकी नियुक्ति मंत्रियों के परामर्श पर राजा स्वविवेक से करता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख भी मनुस्मृति में किया गया है। उपरोक्त नीतियों के अतिरिक्त व्यवहारिक सिद्धांत के अंतर्गत अंतिम नीति युद्ध नीति के रूप में उल्लेखित होती है। युद्ध भी 2 प्रकार के माने गए हैं मनुस्मृति में। एक धर्म युद्ध है और दूसरा कूट युद्ध है। धर्म युद्ध के वह युद्ध कहलाता है जिसमें सभी प्रकार के युद्ध की नीतियों का अनुसरण किया जाता है दोनों ही पक्षों की ओर से। लेकिन कूट युद्ध के तहत युद्ध नीति का अनुसरण न करके धोखेबाजी की नीति का भी उपयोग किया जाता है और वहां सिर्फ और सिर्फ दोनों ही पक्ष अपने विजय की स्थिति को ही लक्षित करते हैं, जिसमें धर्म या नीति का अनुसरण नहीं होता। किंतु युद्ध नीति के दोनों ही स्वरूपों में मनुस्मृति ने धर्म युद्ध को ही प्रमुखता दी है और विजिगीषु राजा को चाहिए कि हर एक परिस्थिति में वह धर्म व नीति का आचरण करते ही हुए ही युद्ध लड़े, वही स्थायी विजय की स्थिति होती है। इस प्रकार युद्ध जीतने के बाद पराजित राष्ट्र के प्रति व्यवहार की नीति भी मनुस्मृति में उल्लेखित की गई है और बताया गया है कि विजेता राजा को पराजित राजा एवं उसकी प्रजा के प्रति धर्मपूर्ण नैतिक एवं उदार नीति को अपनाना चाहिए। इस प्रकार मनु ने पराजित राज्य के प्रति किसी भी प्रकार की निरंकुश, क्रूर एवं अमानवीय नीति का विरोध किया है। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार मनु ने लोभ विजय अथवा असुर विजय के स्थान पर धर्म विजय की नीति पर ही बल दिया है। मनु के विभिन्न विचारों को जानते हुए हमारे सामने आज यह स्पष्ट होता है कि मनुस्मृति ने पूर्णतः नैतिक धर्म पर आधारित सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख किया है, किंतु कुछ कमियां जो मनुस्मृति को पीछे की ओर धकेलती हैं वह हमें दिखाई देती हैं। जो प्रमुख आलोचना या कमियां हम मनुस्मृति में हैं उनको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला है ब्राह्मणवाद। मनुस्मृति ने वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया है जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया है, किंतु ब्राह्मण वर्ण को सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादित किया है। किसी भी परिस्थिति में यह उचित नहीं है और आधुनिक युग में तो इस तत्व को किसी भी रूप में किसी भी क्षेत्र में प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता। दूसरी कमी के रूप में राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है वह एक परिकल्पना दिखाई देती है और राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत ने इसकी कटु आलोचना की है और इसका खंडन किया है। इस प्रकार तीसरी कमी के रूप में
इस मनुस्मृति की स्त्रियों के प्रति मनु के विचारों को मान्यता नहीं दी जा सकती। मनु के स्त्री संबंधी विचारों की आधुनिक समय में कड़ी आलोचना की जाती है। उन्होंने स्त्रियों की स्वतंत्रता का भी अनेक प्रकार से जो निषेध किया है इस ग्रंथ में, उसे आधुनिक युग में मान्यता नहीं दी जा सकती। इस प्रकार शूद्रों के प्रति जो अवधारणा मनुस्मृति में की गई है वह बिल्कुल गलत है। इसे अमान्य करार दिया जाता है। यह अवधारणा सामाजिक समरसता तथा सामाजिक समानता की विरोधी है तथा सामाजिक असमानता का प्रतिपादन करती है। इस प्रकार मनुस्मृति की इन उपरोक्त कमियों के कारण हम इस ग्रंथ को आधुनिक युग में पूर्णतः स्वीकार नहीं कर सकते, किंतु मनुस्मृति के माध्यम से जो राजनीतिक चिंतन का प्रतिपादन किया, सामाजिक व्यवस्था के संतुलन की जो बात कही गई और परराष्ट्र संबंधों के माध्यम से एक विजयी राज्य और सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो राष्ट्र धर्म घोषित किया गया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आधार स्तंभ तैयार करता है। इसीलिए हम मनुस्मृति को एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में जरूर जानने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।